नमस्कार। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? नमस्कार। अंशु त्रिपाठी जी आ गए हैं, उनका स्वागत है। आज के इस कहानी पाठ में सबका स्वागत है। मैं विशेष रूप से अर्पण कुमार जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। चंद्रकांता त्रिपाठी जी आ गई हैं। मैं अर्पण कुमार जी को इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ क्योंकि वे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं इस समय, और ये मैं दूसरी बार यहाँ उनके मंच पर उपस्थित हुआ हूँ कहानी लेकर। कहानी लिखने की प्रक्रिया के बारे में बताना, जैसे और लेखक लोग भी कहते हैं और उन्हें भी कहा है, बड़ा कठिन है ये। कहानी के मूल में एक कथा होती है और उस कथा को दिमाग में रखकर और स्ट्रक्चर रखकर ही कहानी लिखी जाती है। तो उस हिसाब से तो ठीक है, लेकिन प्रक्रिया बताना उसके लिए बड़ा कठिन है। मैं विशेष रूप से ये बताऊं कि सरकारी नौकरी में रहते हुए आदिवासी क्षेत्रों में मुझे काम करने का मौका मिला। खासकर बस्तर में 10-12 साल में रहा। फिर उसके बाद मैं गरियाबंद के कमार और भुजिया इलाके में रहा। फिर बैगा इलाके में कवर्धा में मेरी पोस्टिंग रही। तो इस तरह से मैं इन स्थानों पर नौकरी में रहा और मुझे आदिवासी जीवन को नज़दीक से देखने का मौका मिला। ये उनमें एक सरलता होती है, एक भोलापन होता है। पहले शुरू की नौकरी में जब गांव जाने के लिए रास्ते नहीं होते थे, कोई ज़्यादा साधन नहीं होते थे जाने के, तो हम लोग गांव में जाते थे तो वहाँ रात रुकते थे। एक गांव में रुके, फिर दूसरे दिन दूसरे गांव में रुके, फिर तीसरे गांव में रुके। इस तरह से गांव में रुकना होता था। रात को ठंडी में अलाव जला के, जो अंगीठा कहते हैं, वो आग जला के बैठते थे और गांव वाले भी कुछ लोग आके बैठते थे, बातें होती थी। उन बातों में बड़ा रस होता था और उनका भोलापन उसमें पता लगता था। ये पता लगता था कि वो कितने सच्चे हैं, सच्चाई का पता लगता था, ईमानदारी का पता लगता था उनकी भीतर की। तो इस तरीके से नज़दीक से ये देखने जानने का जो अवसर मिला, वो कहानियों में कहीं न कहीं वो आ जाता है। आज की कहानी भी इस साल जो मेरा कहानी संग्रह जो आई है, खसरा नंबर 84/1 रकबा 5 डिसमिल, किताब घर के सहयोगी प्रकाशन अमर सत्य से यह किताब आई है। इसमें से एक कहानी आहा बिजली मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। वैसे तो ये एक सच्ची कहानी है एक आदिवासी गांव की।
पात्र जरूर उसके काल्पनिक हैं और कुछ भाग उसका काल्पनिक भी है, लेकिन एक सच्ची कहानी पर ये आधारित है। तो कहानी का पाठ अब शुरू किया जाए। इस कहानी संग्रह में 7 कहानियां हैं, जिसमें से सबसे लंबी कहानी जो है वो खसरा नंबर 84/1 रकबा 5 डिसमिल, करीब 50 पेज की कहानी है वो। और उसके बाद छोटी छोटी और 6 कहानियां उसमें संग्रहित हैं। इस तरह से संग्रह में 7 कहानियां हैं। पहले तो मैं कविताएं लिखता रहा काफ़ी समय तक, और उसके बाद जब गद्य में आया तो सबसे पहले मैंने उपन्यास लिखा भूलन कांदा, जिस पर फिल्म भी बनी और उसे नेशनल अवार्ड मिला फिल्म को। उसके बाद एक और उपन्यास खैरागढ़ नांदगांव आया, फिर कुछ संस्मरण मैंने लिखे, और उसके बाद ये कहानी संग्रह है, जिसमें से मैं आज आपको एक कहानी आहा बिजली, जो उसका शीर्षक है आहा बिजली, वो सुनाने जा रहा हूं। झूलू एक आदिवासी गांव है तो सिर्फ 50 छानी का, पर पहाड़ के ऊपर है। सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है तो ठीक है। क्यों जी, मैं क्या गलत कहा था? मुखिया ने बैठे हुए लोगों की ओर देखते हुए कहा। फुसफुसाहट में सबने हामी भरी। हाँ, बीच में कुछ व्यवधान हो गया था। सब ठीक है तो ठीक है। क्यों जी, मैं क्या गलत बोल रहा हूं? और पूछ तो कहा एक ने कि और पूछोगे तो साहब बिजली नहीं है, और पूछोगे तो साहब बिजली नहीं है, क्या करें? अब भाग में नहीं है तो नहीं है, मुखिया ने जोड़ा। कोशिश क्यों नहीं करते बिजली के लिए? किए थे साहब, कोशिश भी किए थे, प्रकरण भी बन गया था, और जंगल के बीच से लाइन खींचने के लिए सर्वे भी हो गया था। 10 साल पहले की बात है। जंगल वाले और बिजली वाले मिलकर झाड़ कटाई कर लाइन खींचने के लिए रास्ता बना दिए थे, पर पता नहीं प्रकरण कहां अटक गया, फिर मंजूरी आज तक नहीं आई। देखते रहे सबके सब रास्ता कि कब मंजूरी आए तो कब हम लोगों को बिजली की रोशनी देखने को मिले। एक बार बिजली के प्यास बढ़ा दे साहब, फिर मंजूरी नहीं मिला थे तो यही समस्या है, एक दूसरे किसान ने कहा। वहां से लौट कर आए तिवारी, पर दिमाग में यह चलता रहा कि बिजली की जरूरत गांव में कितनी है। दोस्तों के सामने भी उसने बात की कि देखिए हम बिजली के कितने आदी हो गए हैं कि आधा घंटा भी बिजली के बिना नहीं रह सकते। सारी व्यवस्था हमने अपने लिए कर रखी है, पर बेचारे वे लोग कितने मजबूर हैं अंधेरे के साथ जीवन बिताने को, जिन्हें एक बार 10 साल पहले बिजली की आस लगा दी थी और आज तक प्रकरण मंजूर नहीं हुआ। दोस्तों ने दुख जताया और कहा कि यह उनका दुर्भाग्य है, यह उनके भाग्य पर ही छोड़ने के अलावा हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। पहाड़ उतरकर गांव वाले हर हफ्ते बाजार जाते 10 किलोमीटर,
तो लाते माटी तेल हफ्ते भर के लिए। इस तरह वे लाते हफ्ते भर की रोशनी। अब तो वे लोग भूलने भी लगे हैं कि कभी बिजली के लिए आवेदन भी किया था। जब आवेदन तैयार किया था तो गांव में बैठक कई बार की गई थी और कई कागजों पर सभी ने दस्तखत और अंगूठा निशान लगाए थे। इतना उत्साह था तब बिजली के लिए कोई कल्पना नहीं कर सकता। झुलना तेंदु केवल नाम का गांव है, इसका भू अभिलेख नहीं बना। ताज्जुब की बात यह है कि गांव न तो राजस्व विभाग में है न ही वन विभाग में। जब गांव के लोग राजस्व विभाग में अपना आवेदन लगाते, अपनी फरियाद सुनाते तो कह दिया जाता वन विभाग में जाओ, आपकी सुनवाई वन विभाग में होगी। और जब वन विभाग में जाते तो राजस्व विभाग कह दिया जाता। जाते जाते सब थक गए और बैठ गए। तय कर लिया हमें कहीं नहीं जाना है। सबने देख लिया कि किसी को इसकी परवाह नहीं है। परवाह है तो एक नेताजी, पटवारी और राजस्व निरीक्षक को। वे हर साल आते हैं और कहते हैं तुम्हारा पट्टा नहीं बना है और पैसा दो। उनकी उगाही चलती रहती है। मुखिया सबकी तरह ही सामान्य किसान है। उसका घर भी सबसे अलग नहीं है। वैसा ही घर है जैसे और किसानों के हैं, मिट्टी के बने घर, सामने छोटी सी पर्ची। बस फर्क है तो यह कि मुखिया के घर में 2 लालटेन हैं, जिन्हें रोज रात को उनके कांच को झक साफ कर जलाई जाती हैं। एक लालटेन की रोशनी तो सड़क तक चली जाती है, सामने छोटी सी दुकान को भी रोशन कर देती है। इस दुकान को रोशन करना पूरे गांव को रोशन करने जैसा है। वैसे इस दुकान से लोग कम ही खरीदारी करते हैं। अटक फटक में कोई सामान पूछने आ जाता है, वरना सब साप्ताहिक बाजार से पूरा सामान सप्ताह भर के लिए लाते हैं। सामान ना खरीदना हो फिर भी कुछ देर के लिए दुकान के सामने की रोशनी में सब आ जाते हैं। बीड़ी माखूर हो जाता है, गुटखा हो जाता है, बातचीत हो जाती है। फिर उसके बाद अपने अपने घरों में सब चले जाते हैं। मुखिया को छोड़ दें तो और सब घरों में ढिबरी ही जलाते हैं। लोगों ने कभी कभी सोचा भी कि बाजार से लालटेन खरीद कर ले आएं, पर यह हुआ नहीं। कभी यह हो गया कि बिजली के लिए आवेदन दिया है, देखें कब तक आती है। कभी यह कि लालटेन में माटी का तेल हफ्ते भर का खर्च बढ़ जाता है। टलता रहा और गांव में मुखिया की लालटेन ही रोजाना साफ होती और जलाई जाती। सबके सब अंधेरे की इस कदर अभ्यस्त हो गए हैं कि अंधेरी रात को भी उबड़ खाबड़ रास्ते से अपने घर हो या खेत सीधे पहुंच जाते हैं। मिट्टी का हुआ तो क्या हो, सबका घर चमाचम रहता है। हफ्ता 10 दिनों में घर की दीवारों और पर्ची को गोबर से लीपा जाता है और हरे तथा पीले रंग का ढीग लगाया जाता है। यह कार्य घर की महिलाएं करती और बड़ी कलाकारी के साथ करती। जब गांव में मुखिया बनाने की बात आई तो उनमें से ही गेंदू को कहा गया कि तुम 8वीं पास हो, इसलिए तुम्हें ही मुखिया का काम संभालना है। कभी मौका बेमौका सरकारी दफ्तर जाना हो या साहब लोगों से बात करनी हो तो तुम ही संभालना। तब से गेंदू ही गांव का मुखिया बन गया। उसे समझ में नहीं आता कि सबका पट्टा कैसे बने। उसने इसके बारे में गंभीरता से सोचना भी छोड़ दिया। साल के साल नेता पटवारी को खुश रखना होता है, यही वह जानता था और यही एक तरह से नियम बन गया था। गांव में किसी भी अधिकारी कर्मचारी का मुख्यालय नहीं था।
कोटवार भी नीचे के गांव सरोना से आता था। पटवारी का भी मुख्यालय सरोना ही था। 2 साल पहले प्राथमिक शाला गांव में खुल गई है, पर गुरुजी भी सरोना से आना जाना करते हैं। कभी आते हैं, कभी नहीं आते। सरोना में साप्ताहिक बाजार भरता है। गांव के सारे लोग मौसम के हिसाब से जंगल से जो निकल जाता है उससे लेकर बाजार जाते हैं। चार, चिरौंजी, महुआ, टोरा, तेंदूपत्ता, बाड़ी का पपीता, जो कुछ साल भर में कुछ लगा रहता है उसे ले जाते हैं। पहले पहर में उसे बेचते हैं और फिर उसके बाद खरीदारी होती है। हफ्ते भर के राशन पानी की खरीदारी करते हैं। टिकली, पाटी, कंघी, पाउडर की खरीदारी, माटी तेल की खरीदारी। शुरू जब भी मुखिया किसी काम से गांव बैठका करता तो सबसे पहले बात निकलती कि बिजली का क्या हुआ। धीरे धीरे लोगों ने सोच लिया कि उनके भाग में ही नहीं है बिजली और बैठका में चर्चा करना ही छोड़ दिया। एक दिन बिजली विभाग का लाइनमैन आया कहते हुए, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। क्या हुआ भाई? मुखिया ने पूछा और पास बुलाकर बैठाया। गांव में हल्ला हो गया, बिजली वाला आया, बिजली 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 बिजली। आपके गांव के लिए बिजली की लाइन मंजूर हो गई है। आपके गांव के लिए बिजली की लाइन मंजूर हो गई है। कल ही आदेश हुआ और आज मैं आप लोगों को खुशखबरी देने भागते हुए आ गया। अब तो जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। क्यों भाई लाइनमैन साहब? मुखिया ने एक दस्सी लाइनमैन की हथेली पर रखते हुए कहा। काम तो शुरू हो जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर क्या है कि 10 साल पहले लाइन खींचने के लिए सर्वे हुआ था। जंगल की सफाई हुई थी, सारे झाड़ों को काट कर रास्ता बनाया गया था। वह 10 साल में वैसा का वैसा तो नहीं है। आज वहां फिर से जंगल हो गया, नए झाड़ उगाए हैं, बड़े हो गए हैं। मैं तो देखता आ रहा हूं, वहां घना जंगल हो गया है। बिना उन झाड़ों को काटे अब बिजली की लाइन कैसे आ सकती है? लाइनमैन ने कहा। अच्छा, तो फिर उस लाइन की पहले सफाई होगी, फिर बिजली आएगी। एक बार रास्ते की सफाई के लिए पैसा मिल गया, सफाई हो गई, अब बार बार उसके लिए पैसा नहीं मिल सकता, बहुत मुश्किल है। अब आगे क्या हो गया ये भगवान भरोसा है। एक प्रकरण तो ऐसा था कि कई साल हो गए आज तक बिजली नहीं लग पाई, क्योंकि वहां झाड़ उगाए हैं और काटने की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइनमैन ने स्पष्ट किया। चाय पानी के बाद लाइनमैन अपनी बात बताकर चला गया। मुखिया के दिमाग में यही चलता रहा कि बिजली मंजूर होने के बाद भी क्या होगा और कब लाइन खींची जाएगी, कोई ठिकाना नहीं। दूसरी ओर मन ही मन उसे खुशी हो रही थी कि बिजली तो मंजूर हो गई। उसे लग रहा था जैसे कल दिवाली है। यह खुशखबरी गांव के सभी लोगों को बताना है। आज ही रात को बैठक बुला ली जाए, उसने खबर करवा दी। बैठक में समय से सब हाजिर हो गए। मुखिया ने सबको खुशी खुशी यह जानकारी दी कि बिजली मंजूर हो गई, पर एक दिक्कत है कि जिस रास्ते लाइन खींची जानी है, 10 साल पहले झाड़ों की कटाई वन विभाग ने की थी, उसकी सफाई करवाई थी। अब वहां फिर से झाड़ उगाए हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार तो एक बार सफाई हो गई, अब बार बार उसके लिए पैसा मिल नहीं सकता। पर बिना फिर से झाड़ों की कटाई किए और सफाई किए आगे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। फिर सोचना क्या है? झाड़ों की कटाई करनी है तो कल सुबह 4 बजे का समय तय कर दिया जाए। पूरा गांव इस काम में लग जाएंगे, मौके पर पहुंच जाएंगे
और रास्ते की सफाई एक पहर में पूरी हो जाएगी। एक ने कहा तो सब के सब उस पर सब ने कहा हाँ। सुबह 4 बजे क्या बच्चे क्या जवान सबके सब हाथ में कुल्हाड़ी लिए पहुंच गए बिजली लाइन वाली जगह पर। एक नारियल ग्राम देवता के नाम से फोड़कर सबको प्रसाद बांटा गया। फिर काम शुरू हो गया। 3-4 घंटे में सैकड़ों की संख्या में झाड़ों की कटाई हो गई। तय हुआ कि सारे कटे हुए झाड़ों को दूसरे दिन उठाने का काम किया जाएगा। सबके सब काम पूरा कर लौट आए। इधर एक संस्था सक्रिय थी कि कुछ सालों में अंधाधुंध जंगल का नाश हुआ है। एक और मालिक मकबूजा में अवैध झाड़ कटाई और फिर सरकारी जंगल में भी अवैध कटाई की खबरें आए दिन मिलती ही रहती थी। झाड़ कटाई से लोग माला माल होते जा रहे थे। ऐसा लगता था कि पूरा जंगल ही साफ हो जाएगा। कितने तो दलाल खुलेआम इस काम में लगे हुए थे। इनके पास आदिवासियों की जमीनों पर खड़े झाड़ों की जानकारियां होती थी। वे आवेदन बनाकर कुछ कहकर अंगूठा लगवा लेते थे, दस्तखत ले लेते थे और फिर झाड़ों की कटाई के बाद थोड़े से पैसे आदिवासियों को दे देते थे। यह सिलसिला सालों से चल रहा था। लोग कहते कि भाई इसको कोई रोकता क्यों नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी प्रकरण लगाया गया और सुप्रीम कोर्ट ने तो गंभीरता से इसे लिया और सख्त आदेश कर दिया कि अब कोई झाड़ की कटाई नहीं होगी। यहां तक कि वन विभाग की ओर से भी जो कटाई शासकीय जमीन में होती थी उसे भी बंद करवा दिया गया। दलालों का काम धाम बंद हो गया और सरकारी गलियारा जो दलालों से आबाद रहता था वह सुनसान हो गया। संस्था को कोई सूचना मिलती कि झाड़ कटाई हुई है, तुरंत उसके खिलाफ वो थाने में रिपोर्ट कर देते, FIR लिखवा देते और सारे अखबारों में उसकी खबर छपवा देते कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, इस पर कार्रवाई की जाए। झुलना तेंदू में सैकड़ों की संख्या में झाड़ कटाई की सूचना जैसे ही संस्था को हुई, तत्काल इसे लेकर वे अभियान में जुट गए और अखबारों में फोटो के साथ समाचार आ गए। थाने में सूचना दी गई, FIR हो गई। वन विभाग को सूचना दी गई। अपने अपने क्षेत्र में सभी सक्रिय हो गए। जहां एक झाड़ कटने से सनसनी हो जाती थी, सैकड़ों झाड़ों का कटना और वह भी जिसमें पूरा गांव शामिल हो, यह तो सनसनी फैलाने वाला ही था। पहला समाचार यह था कि इस क्षेत्र के रेंज ऑफिसर तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया। उसको भी तिवारी जी को सूचना जो है वह अखबार पढ़ने से हुई। समाचार में यह भी था कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है और चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन का है, इसलिए झुलना तेंदू के सारे लोग यानी पूरा गांव इसमें दोषी है और उनके खिलाफ मामला बनाया गया है। तिवारी रेंजर को भी दोषी मानते हुए उसे अभियुक्त बनाया गया है। राजस्व विभाग ने इस प्रकरण पर तुरंत कार्रवाई करते हुए पटवारी और राजस्व निरीक्षक को निलंबित कर दिया। कोटवार ने जब गांव में जानकारी दी तो सबकी आंखों में बिजली की रोशनी की चमक जो थी वो अंधेरे में बदल गई। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। कह रहे थे कि हमने क्या किया है, यही काम तो सरकार ने कुछ साल पहले किया था। बिना सरकार के खर्च के हमने इसे कर दिया तो क्या गुनाह किया। हमारा जंगल है, हमने काटा है। क्या हमें उजला जीवन जीने का हक नहीं है? क्या बिजली केवल शहरी लोगों के लिए है? क्या केवल शहरी ही अपने शहर में सिनेमा देख सकते हैं? हमें सिनेमा देखने का कोई हक नहीं है। सिनेमा देखना हो तो हम पहाड़ उतरें, 10 किलोमीटर पैदल जाएं, फिर सिनेमा देखें। तिवारी को जानने वाले इस बात से स्तब्ध थे
कि इनके जैसे होशियार और चंट अधिकारी पर कार्रवाई हो गई। कोई कहता सारे वरिष्ठ अधिकारियों को खुश रखने में माहिर है तिवारी, फिर किसी ने सोचा नहीं था कि इस पर भी बात आ जाएगी। तिवारी के बारे में मंत्री अधिकारी अफसोस करते कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सके और आपको निलंबित होना पड़ा। तिवारी उनकी इस बात पर कहते कि साहब मेरा क्या है, बेचारे आदिवासियों को देखो, पूरे के पूरे वो जेल चले गए। दूसरे दिन एक डग्गा लेकर पुलिस गांव आ गई। सभी ग्रामवासियों के नाम का गिरफ्तारी वारंट था। बताया गया कि सभी को इसी समय साथ चलना है और कोर्ट में पेश किया जाना है। मुखिया तो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करें। सबको उसने कहा अभी और कोई रास्ता नहीं है, सब तैयार हो जाओ, जो कहना है कोर्ट में कहेंगे, वहीं हाथ पैर जोड़ लेंगे। एक डग्गा भी जो आया था उसमें सभी लोग आ गए। कोर्ट की पर्ची पर पूरा गांव, साथ में एक पुलिस का सिपाही, चुपचाप है पूरा गांव, चुपचाप सिपाही, चुपचाप कोर्ट। सन्नाटा में बस गूंज रहा है तो पुकार जो लगाई गई थी। जज साहब ने पूछा, क्यों काट दिया आप लोगों ने झाड़? सब चुप। सरकारी वकील ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है मिलार्ड कि जंगल में कोई झाड़ किसी भी स्थिति में नहीं काटी जाए। इस आदेश का पूरे गांव ने सरासर उल्लंघन किया है। ये सब दिखने में भोले भाले हैं पर है नहीं। रात में गांव बैठका किए थे इसके लिए और सुबह सब एक साथ जाकर और पूरा झाड़ की कटाई कर दिए। किसी ने इससे इनकार नहीं किया है। जज साहब की झाड़ कटाई हुई है। कारण ये बताते हैं कि बिजली की लाइन के लिए उन्होंने यह कटाई की, पर इस कहानी से ये किसी भी हालत में बच नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन तो सीधा सीधा हुआ है। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सफाई में कुछ कहना है? ग्रामवासियों से पूछा गया। मुखिया ने जैसे तैसे बताने की कोशिश की कि 10 साल पहले हमारे गांव में बिजली की लाइन खींची जानी थी। सर्वे हो गया था, लाइन की सफाई भी हो गई। उस समय तो 100 साल पुराने झाड़ कटे थे साहब। उसे जंगल विभाग वालों ने काटा था। झाड़ कटने का दुख था साहब हमको, पर बिजली की लालच भी तो थी। हम देखते रहे और हमारी आंखों के सामने सब कुछ हो गया। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ कि यह मामला ही कहीं रुक गया, स्वीकृति नहीं मिल पाई और 10 साल इस तरह इंतजार करते रह गए हम लोग तो अब भरोसा भी छोड़ दिए थे साहब कि कभी बिजली का चेहरा भी देख पाएंगे। कि एक दिन अचानक हमें खबर मिली कि लाइन की स्वीकृति मिल गई है, पर झाड़ की कटाई पर एक बार खर्च कर दिया गया है तो दोबारा पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए मामला फिर से खटाई में पड़ सकता है। बिजली की चाह थी साहब, इसे आप सही कहें या गलत कहें, सब ने रात को तय किया और सुबह लाइन की सफाई हो गई। जज ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराए और आदेश दे दिया कि गांव के सारे लोग इसके लिए दोषी हैं। सब भेज दिए गए जेल। भोले भाले आदिवासियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह भी समझ नहीं आ रहा था कि हमने न चोरी की है, न डकैती की है, न हत्या की है। किस अपराध के लिए हमें पुलिस जेल ले जा रही है। उन्हें न सरकारी वकील की दलीलें समझ में आई, न ही जज साहब का फैसला। सब इसके लिए तैयार थे, जैसा कहा जाएगा वैसा ही करना है। जेल में प्रवेश के पहले सबकी हाजिरी ली गई। एक एक करके सबको जेल के भीतर भेजा गया।
जेल प्रवेश करते ही सबने देखा जेल का नज़ारा, तो देखते ही रह गए। जेल में बिजली ही बिजली, बिजली ही बिजली, इतनी कि सबकी आंखें चुंधिया गई। आहा बिजली, आहा बिजली। धन्यवाद। ये आप एक कहानी आहा बिजली सुन रहे थे। और इस संबंध में किसी को कोई बात करनी हो, कोई पूछना हो, तो हम बात कर सकते हैं। कहानी सुनने में आई कि नहीं पूरी, आप लोगों की थोड़ा बताने का कष्ट करेंगे। कार्यक्रम समाप्त करते हैं। नमस्कार।